एवरीवन, वेलकम टू केम स्कॉलर। माय नेम इज वनीता और हम कवर कर रहे हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका कॉन्सेप्ट और डाउट दोनों हो बिल्कुल क्लियर। तो मैं समराइज करा देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। हमने ये देखा था कि एटम्स और मॉलिक्यूल आए कहाँ से। हमने देखा था कि करीबन 500 बीसी के अराउंड एक इंडियन फिलोसोफर्स आए, उनका नाम था महर्षि कन्नड़। उन्होंने मैटर के बारे में क्या कहा था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे और एक ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे जिस स्टेज पर उस मैटर को डिवाइड करना इम्पॉसिबल होगा, उस इनडिविजिबल पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। बाद में फिर और दो ग्रीक फिलोसोफर्स आए, उनका नाम था डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिफर्स। उन्होंने भी सेम कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे जिस स्टेज पर उस मैटर को डिवाइड करना इम्पॉसिबल होगा, यानी कि उस इनडिविजिबल पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया था? एटम नाम दिया था। बाद में और एक इंडियन फिलोसोफर्स आए, उनका नाम था पकुडा काटायामा। उन्होंने क्या कहा कि ये जो एटम्स है ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, यानी कि दो एटम कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। सो 18th सेंचुरी खत्म होते होते साइंटिस्टों ने ये पता कर लिया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सो साइंटिस्टों को अब तक ये चार चीजें पता चल गई थी कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो एटम्स क्या होते हैं, यानी कि कोई मैटर है, अगर इस मैटर को डिवाइड करते जाएंगे ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे जिस स्टेज पर इस पार्टिकल को डिवाइड करना इम्पॉसिबल होगा। इस इंडिविजिबल पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया था? एटम। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? अगर यही एटम और इसके जैसा दूसरा एटम, जब दो एटम कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? वन मॉलिक्यूल। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। मॉलिक्यूल, हम कुछ मॉलिक्यूल बनाकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल है वाटर मॉलिक्यूल, N2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, O2। हम ये मॉलिक्यूल है ये बनाकर देखते हैं कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। सो हमें बनाना है O2 का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑक्सीजन का एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है। आपने इस रिंग को ना कंसीडर करके चलो कि ये एटम है, क्योंकि मैं इस रिंग का यूज कर रही हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझाने में एटम का। आप इस रिंग को कंसीडर करके चलो कि ये एक एटम है। मैंने लास्ट वाले क्लास में भी इसी रिंग का यूज करके आपको समझाया था। सो आप इसे कंसीडर करो कि ये एक एटम है। सो हमें क्या बनाना है? O2 बनाना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना है। सो ये एक है ऑक्सीजन का एटम और ये दूसरा है ऑक्सीजन का एटम। जब ये दो कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनेगा? O2। चलो अब हम N2 बनाकर देखते हैं। ये एक एटम है नाइट्रोजन का, ये दूसरा एटम है नाइट्रोजन का। जब ये तो दो कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनेगा? N2 बनेगा। सो अब हम देखते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन रहते हैं और एक ऑक्सीजन रहता है। सो ये है दो हाइड्रोजन और इसके साथ एक क्या कंबाइन हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया? वाटर का वन मॉलिक्यूल। आई होप आपको मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो एक्चुअली होते हैं प्योर सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट सिर्फ उसी के एटम से बने हुए होते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या है? कॉपर, आयरन। अगर कॉपर बना है तो कॉपर किससे बना है? सिर्फ कॉपर के ही एटम से बना है। कंपाउंड क्या होते हैं देखते हैं हम। सो कंपाउंड क्या होते हैं? जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं तब क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। इसका एग्जांपल है वाटर। वाटर में क्या होता है? दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन जो है वो दूसरा एलिमेंट है, यानी कि ये वाटर क्या है? कंपाउंड है। सो साइंटिस्टों को ये चारों चीजें क्लियर हो चुकी थी 18th सेंचुरी तक।
सो पकुड़ा कटोयामा ने क्या कहा था कि एटम जो रहते हैं वो फ्री नहीं रहते हैं, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में। सो इनके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, यानी इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इनके पास कोई एविडेंस नहीं था, इनके पास कोई प्रूफ नहीं था जो ये साबित कर सके कि ये जो एटम्स है वो रहते हैं कंबाइंड। इसीलिए साइंटिस्टों ने दो लॉ एस्टेब्लिश किए। उस लॉ का नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्चुअली दो लॉज है। फर्स्ट लॉ है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड लॉ है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो बाद में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एंटोइन एल लवाइजर। सो एंटोनी एल लवाइजर ये जो थे, ये ना केमिकल साइंस के फाउंडेशन थे। इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो केमिकल साइंस का फाउंडेशन था। सो इन्होंने अपना फर्स्ट लॉ जो है वो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। उस लॉ का नाम था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो इन्होंने क्या कहा कि जो एटम्स है वो एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, लेकिन क्या ये एटम्स एग्जिस्ट ऐसे ही करते हैं, यानी कि ये ऐसे ही कंबाइन हो जाते हैं? दो एटम्स के बीच में कुछ तो होता होगा, कुछ तो रिएक्ट होता होगा, कुछ तो रिएक्शन होती होगी, तभी जाके वो दो एटम कंबाइन कर पाते हैं। सो इन्होंने क्या कहा था कि जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो उन दो एटम के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। सो आप अब पूछोगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन यानी कि कोई दो डिफरेंट सब्सटेंस है, अगर हमें दो डिफरेंट सब्सटेंस को मिला के एक नया डिफरेंट सब्सटेंस मिलता है तो वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। इस वाले साइड को हम रिएक्टेंट भी बोलते हैं और दूसरे वाले साइड को हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यानी कि हमने कोई दो डिफरेंट सब्सटेंस लिए, वो मिला के हमें एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है, वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन के मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्या होता है, आप ऑक्सीजन लेते हो, O2 लेते हो और बाहर क्या निकलता है, CO2। यानी कि आप O2 ले रहे हो और बाहर क्या निकला है, CO2, यानी कि एक नया प्रोडक्ट निकल रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है लकड़ियाँ। अगर आप लकड़ियों को जलाओगे तो उससे क्या बनेगी, राख बनेगी। यानी कि पहले लकड़ियाँ थी, बाद में एक राख बनी, तो क्या हुआ, हमें एक नया प्रोडक्ट मिला। सो ये है केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स। और भी है केमिकल रिएक्शन के बहुत एग्जाम्पल। आप बस इतना याद रखो कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब दो सब्सटेंस मिलते हैं, यानी कि उसे हम रिएक्टेंट भी बोलते हैं, और उससे क्या फॉर्म होता है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसीलिए इस लॉ को क्या कहा जाता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट लॉ जो था वो किसने दिया था, एंटोनी एल लवाइजर ने दिया था। उस लॉ का नाम क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बाय केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम मास को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोडक्ट लोगे जो कि है 5 ग्राम और दूसरा प्रोडक्ट लोगे जो कि है 5 ग्राम, ये दोनों को मिला के हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा, 10 ग्राम मिलेगा। यानी कि कोई एक सब्सटेंस ए है और कोई सब्सटेंस बी है, जब ये दोनों मिलते हैं, जो सब्सटेंस सी जो है वो ये दोनों का एडिशन ही होता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 10 ग्राम ही होगा। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे कोई मास क्रिएट भी नहीं हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। अगर कोई मास क्रिएट होता तो ये कितना हो जाता, 11 ग्राम हो सकता था। अगर कोई मास डिस्ट्रॉय होता तो ये क्या होता, 9 ग्राम हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं। सो ये जो एंटोनी एल लवाइजर थे, ये क्या कह रहे थे, एटम जो है वो जब कंबाइन होते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। सो ये एंटोइन लवाइजर थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट प्रूफ करने के लिए, यानी कि दो एटम केमिकली कैसे कंबाइन होते हैं, इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया।
इन्होंने क्या किया, एक कॉनिकल फ्लास्क ली, इस कॉनिकल फ्लास्क में इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब डाली, यानी कि यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली। इन्होंने इस टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, 5% सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब ये 5% सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? सो 5% सॉल्यूशन क्या होता है, अगर आप 100 ml वाटर में 5 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड डालोगे तो वो बन जाएगा 5% सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरीके से इन्होंने इस कॉनिकल फ्लास्क में भी क्या लिया, 5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, यानी कि इन्होंने कॉनिकल फ्लास्क में लिया 5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट और टेस्ट ट्यूब में लिया 5% सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। और इस टेस्ट ट्यूब को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक थ्रेड बांधी और इस थ्रेड को इस कॉनिकल फ्लास्क के मुंह के ऊपर रखा और बाद में ऊपर से इन्होंने क्या किया, एक कॉर्क लगाया यहाँ पे, ताकि ये थ्रेड जो है वो हिले ना और ऊपर से एयर जो है अंदर एंटर ना करे। ये करने के बाद इन्होंने क्या किया, ये पूरे के पूरे एपरेटस का इन्होंने क्या किया, वेट लिया। सो वेट लेने के बाद क्या हुआ, इसका वेट कितना आया, x ग्राम। सो बाद में और इन्होंने क्या किया, ये जो टेस्ट ट्यूब और कॉनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन था, इस कॉर्क को थोड़ा सा ढीला कर दिया ताकि ये जो टेस्ट ट्यूब में थ्रेड लगी है ये थोड़ी सी ढीली हो जाए। और इन्होंने क्या किया, इस कॉनिकल फ्लास्क को घुमाया। सो घुमाने से क्या हुआ, जो सॉल्यूशन था इस टेस्ट ट्यूब में वो कॉनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन था उसके साथ मिक्स हो गया। सो मिक्स होने से क्या हुआ, ये दो सॉल्यूशन जो है वो रिएक्ट हुए, यानी कि सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए। और रिएक्ट होने के बाद इसमें क्या हुआ, एक प्रेसिपिटेट मिला। कॉनिकल फ्लास्क में क्या मिला, प्रेसिपिटेट मिला। प्रेसिपिटेट यानी कि ये ऐसा जमा हुआ रहता है प्रोडक्ट, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। उन्हें क्या मिला, प्रेसिपिटेट मिला। प्रेसिपिटेट मिलने के बाद इन्होंने इस पूरे एपरेटस को वेइंग किया। सो वेइंग करने के बाद उन्हें क्या वेट मिला, x ग्राम। सो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दिया कि हम मास को ना ही तो क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मास ऑफ कंजर्वेशन अब क्या होता है। मास ऑफ कंजर्वेशन में ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन। सो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया। आई होप आपका कॉन्सेप्ट और डाउट दोनों हो गए होंगे क्लियर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।